नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 31 जिलों का चयन किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिनों की अवधि का होगा। इसे देश के उन 116 जिलों में संचालित किया जाएगा जिसमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 से अधिक है। अभियान में रोजगार एवं अवस्थापना सृजन के तहत 25 प्रकार के काम कराए जाएंगे। इस योजना पर 50,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 31 जिले इसके लिए चुने गए हैं। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब के कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए, हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों, बहनों, बेटियों के लिए। इनमें से ज्यादातर वो श्रमिक हैं जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस लौटे हैं। वो अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव के विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। वो जब तक अपने गांव में है, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने गांव को कुछ देना चाहते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता और अनामिका सिंह। अनूप गुप्ता हमारे साथ दिल्ली से होंगे, अनामिका हमारे साथ लखनऊ से होगी। पहले हम अनूप गुप्ता से ही बात कर लेते हैं। अनूप, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ किया है, अभियान का शुभारंभ किया है, वो अपने आप में कहा जा सकता है कि जो प्रवासी मजदूर अपने अपनी जगह पर वापस लौटे, अपने अपने गृह जनपद में लौटे, उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद। बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन के बाद जो मजदूर थे, जो शहरों में रह रहे थे, उन्हें अपने गांव में लौटने को मजबूर होना पड़ा। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी रोजी रोटी की। और हमने देखा कि कई विपक्षी पार्टियों ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे। इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रधानमंत्री ने इसको लिया और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आज जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है। इस योजना के तहत वहां मजदूरों को अपने ही गांव में रोजगार मुहैया केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार के मिलकर कराएगी। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ है, उद्बोधन हुआ, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अब तक जो मजदूर भाई हैं वो शहरों को चमकाते आ रहे हैं। अब वो मजदूर अपने गांव को अपने परिवार के साथ रहकर, अपने सगे संबंधियों के साथ रह करके अपने गांव को चमकाएंगे। यानी कुल मिलाकर के जो एक सवाल सरकार पर खड़ी हो गई थी कि कहां से ये रोजी रोटी करेंगे, इनके पास कर्ज में ये डूब सकते हैं। तो ये अभियान कहीं ना कहीं उन मजदूरों को, उन लाखों मजदूरों को जो शहरों से अपने गांव पहुंचे हैं, उसको रोजगार मुहैया कराएगी। बिल्कुल अनूप, चूंकि अभियान की शुरुआत तो हो गई है और आज इसका शुभारंभ कर दिया गया, अब आगे किस तरह के चरणबद्ध तरीके से जो मजदूर हैं उनका किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से उनको काम मिलेगा, कुछ इस बारे में जानकारी मिली है? देखिए, आपको बता दूं कि 25 क्षेत्रों को चुना गया है रोजगार के लिए और उसको लेकर के राज्य सरकार लगातार जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ संपर्क में है। इसके अलावा इनकी स्किल मैपिंग भी की जाएगी। यानी कि जो मजदूर जिस काम में पारंगत है उनको उसी तरह का काम जो है मुहैया कराई जाएगी। इसको लेकर के कई मंत्रालयों को ये तैयार करने दिया गया है कि किस तरीके से लोगों को जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका जिक्र किया कि आप अगर सड़क निर्माण हो रहा है तो सड़क निर्माण में, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है तो पंचायत भवन निर्माण में, तो तमाम चीजें आइडेंटिफाई की गई है और उनको उनके ही स्किल के मुताबिक उनके ही शहर में रोजगार मुहैया कराई जाएगी। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि उनके स्किल्स के हिसाब से उन्हीं के घर में, उन्हीं के शहर में, उन्हीं के गांव में उनको ये रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अनामिका भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुई है। अनामिका,
31 जिले हैं उत्तर प्रदेश की, और आज जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं वो लोग जो इस चिंता में थे कि शहर से जब वो अपने गृह जनपद या गांव जाएंगे तो उनको काम किस तरह से मिलेगा, आज इस अभियान की तो शुरुआत हो गई, लेकिन इस अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से राज्य सरकार इन मजदूरों का चुनाव करेगी, उनके स्किल के हिसाब से किस तरह से इसको चरणबद्ध तरीके से काम मुहैया, रोजगार मुहैया कराया जाएगा जो लोग गए हैं वापस मजदूर। और देखिए नीलू, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर भी थे जो अलग अलग राज्यों में रह करके अपनी जीविका चला रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ सब अपने घर वापस लौट आए। और ये भी देखिए क्राइटेरिया चुना गया है, जो 31 जिले हैं वो इस बिहाफ पर चुने गए हैं कि जिस भी गाँव में 25,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक होंगे, यानी कि एक गाँव ऐसा जहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी ऐसी होगी जहाँ पे लोगों ने बाहर जाके कामकाज किया है, उनको चुना गया है। और यूपी के 31 जिले ऐसे हैं जहां पे प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में बाहर राज्यों में रह करके काम कर रहे थे। 25 कार्य क्षेत्र ऐसे चुने गए हैं, यानी कि अगर कोई बागवानी करना चाहता है तो बागवानी कर सकता है, पशुपालन के लिए जो शेड और शेल्टर्स बनाए जाते हैं उसमें अगर पारंगत है तो वो काम कर सकता है, मनरेगा के तहत काम मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे कार्य क्षेत्र चुने गए हैं जिसके जरिए लोगों को रोजगार गांव में ही दिया जाएगा। सबसे बड़ी चुनौती थी यूपी सरकार के सामने कि किस तरीके से 30 लाख श्रमिक जो अलग अलग राज्यों से यूपी वापस लौटे हैं उनको कैसे काम दिया जाए। तो यूपी सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लगातार रोजगार दी ही जा रही है उसके जरिए से, लेकिन पीएम मोदी के एक बड़े ऐलान के बाद जो यूपी के 31 जिले हैं वहां पर लोगों को अपने गांव में ही रह करके रोजगार मिल सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी का जब संबोधन चल रहा था नीलू, तो आपने भी गौर किया होगा कि उन्होंने यूपी के एक जिले का जिक्र भी किया और उन्होंने ये कहा कि क्वारंटीन सेंटर में रहते हुए कुछ लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र का पूरा रूपरेखा बदल दिया, पुताई करके, पेंटिंग करके, सजा करके। तो उनको पता है कि जो श्रमिक बाहर राज्यों में रह रहे थे वो किस कदर अपने काम में पारंगत हैं, वो किस तरीके से किस विधा में माहिर है, तो उनको गांव में ही उस विधा से जोड़ा जाएगा। जैसे कि कोई अगर मजदूर बाहर जा करके टेक्निकल काम करता था तो उसे वो वही काम दिया जाएगा गांव में भी। अगर वो वहां पर जा करके कुछ कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था तो कंस्ट्रक्शन के काम में उसे लगाया जाएगा। तो अपने बिल्कुल अनामिका, और सबसे बड़ी बात है, अगर इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत जिस तरह से कर दी गई है, अगर उसको इससे भी जोड़कर देखा जाए कि मोदी सरकार लगातार कहती रही है कि शहरों का तो विकास हो गया, लेकिन गांव का विकास भी बेहद जरूरी है और उसके विकास से ही देश का विकास होगा। तो इसको दो तरह से जोड़ा जाए, गांव का भी विकास है और जो लोग प्रवासी अपने अपने गृह जनपद गए हैं उनको भी रोजी रोजगार मिलेगा। तो दो तरीके से ये पूरा अभियान काम करेगा। देखिए नीलू, अपना घर अपना गांव छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है। आजकल नौजवानों में आप जिसे भी बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि उसे उतने साधन और सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं है गांव में, और इसीलिए वो अपना गांव छोड़ के, घर छोड़ के गांव शहर की तरफ रुख करता है और अलग अलग जगहों पे जाकर के काम करता है। लेकिन जब उसे गांव में ही अपना काम मिलेगा, कंस्ट्रक्शन की चीजें मिलेंगी, गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे, कुआं खोदा जाएगा, बागवानी की जाएगी, वृक्षारोपण किया जाएगा, तो उसे अगर अपने गांव में ही काम मिलेगा तो शायद इससे गांव का विकास तो होगा ही होगा। गांव में जो सुविधाएं उपलब्ध अब तक नहीं हो पाई हैं वो सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी, और जो आने वाली कम से कम पीढ़ियां हैं उन्हें कम से कम अपने काम के लिए, रोजगार के लिए अपना घर अपना परिवार छोड़ करके शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। अगर गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है तो नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा गांव से। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि पलायन करते थे क्योंकि अपने घरों के आसपास रोजी रोजगार की कमी की वजह से ही ये दूसरे राज्यों में जाते थे। लेकिन अब जब रोजी रोजगार आपके अपने ही गांव में, अपने ही जगहों पर मिलेगा तो शायद ये पलायन भी नहीं होगा और बेहतरी इसमें ये भी रहेगी कि आपके क्षेत्र का भी विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं राहुल गांधी की। तो आज फिर ट्वीट कर केंद्र पर उन्होंने निशाना साधा है। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रमण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, मगर ये चीन की जमीन थी तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया? आखिर हमारे सैनिक कहां मारे गए थे? और राहुल गांधी के सरकार से सवाल पूछने को लेकर इंडो चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए जवान के परिजन ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। शहीद जवान के पिता ने कहा कि भारतीय सेना एक मजबूत सेना है और चीन को हरा सकती है। राहुल गांधी इसे राजनीति को ना जोड़े। मेरे बेटे ने सेना में लड़ाई लड़ी और सेना में लड़ते रहेंगे। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और भी देशों को हरा सकती है।
राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में शाह लड़ेगा, अभी फिर लड़ेगा, शेर बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा साथ ही। और राहुल गांधी के ट्वीट पर शहीद के पिता के बयान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि शहीद के पिता के पास राहुल गांधी के लिए एक स्पष्ट संदेश है। ऐसे वक्त में जब पूरा देश एकजुट है, राहुल गांधी को भी छोटी राजनीति से ऊपर उठकर उठना चाहिए और राष्ट्रहित के साथ एकजुटता में खड़े होना चाहिए। शरजील इमाम के भड़काऊ भाषण मामले में एक बार बड़ी खबर है, जहां पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि शरजील इमाम के भड़काऊ भाषण के बाद मंदिरों की दान पेटियां नहीं लूटी गई बल्कि आगजनी भी की गई। दरअसल शरजील इमाम की सारी एफआईआर की जांच एक ही एजेंसी से कराने पर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शरजील इमाम के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को दिल्ली, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के साथ नहीं जोड़े जाना चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ में उसके 16 जनवरी के भाषण ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ दिया था, जिसके बाद 2 महीने तक बड़े पैमाने पर आगजनी, पथराव और पुलिस पर गोलीबारी हुई थी। योगी सरकार ने हलफनामे में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोपी शरजील इमाम के भाषण का अलग अलग स्थानीय प्रभाव हुआ था, इसलिए ये उन अपराधों से अलग है जो अन्य राज्यों में किए गए अपराध थे, जैसे कि उन एफआईआर में दिखाया गया। योगी सरकार ने हलफनामे में सिलसिलेवार ढंग से भड़काऊ भाषण के बाद हुए आगजनी और लूटपाट की घटनाओं का जिक्र किया है। और फिरोजाबाद से खबर है, यहां पर एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां पर अनियंत्रित कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। भीषण हादसे की तस्वीर नसीबपुर इलाके से है। और मथुरा में भी कुछ इसी तरह का हादसा देखने को मिला। मथुरा में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। बेकाबू होकर एक कार पलट गई। एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। एक युवक की हालत इस वक्त गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग छत्तीसगढ़ से हरियाणा जा रहे थे। जालौन की एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। फैक्ट्री कागज की बताई जा रही है। भीषण आग की वजह से लाखों के हैंडमेड कागज जलकर राख हो गए। तस्वीरें कालपी कोतवाली क्षेत्र की है। सूचना पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। लॉकडाउन और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों को राहत दी है। सीएम योगी ने गन्ना किसानों का 418 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है और कहा कि जल्द ही पाई का भुगतान भी कर दिया जाएगा। एसएमएस पर्ची व्यवस्था, ई गन्ना ऐप और टोल फ्री नंबर शुरू करने पर योगी सरकार की व्यवस्था की तारीफ की। गन्ना किसानों ने कहा कि इससे किसानों को बड़ी राहत पहुंची और गन्ना माफिया का भी सफाया हो गया। किसानों ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बागपत में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बड़ौत क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में गोलीकांड की 2 वारदातें सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के बडौली गांव का है, जहां घर के बाहर बैठे युवक की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर सभी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मृतक दिल्ली के किसी कंपनी में नौकरी करता था। बड़ौत के ग्राम बड़ौली में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों द्वारा विकास उर्फ नीटू, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। मेरे द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है। बदमाशों की तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ के जरिए आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। बीएसएफ ने हथियारों को ले जा रहे पाकिस्तानी जासूस ड्रोन को मार गिराया है। खबर आ रही है जिस तरह से एक ड्रोन को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बीएसएफ के जरिए आतंकवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है बीएसएफ को। बीएसएफ ने हथियारों को ले जा रहे पाकिस्तानी जासूसी ड्रोन को मार गिराया है।
हमारी बीएसएफ की बीओपी है पानसर, यहाँ की पेट्रोलिंग पार्टी करीब 5 सवा 5 बजे बाहर पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान में इनको पाकिस्तान की तरफ उनकी पोस्ट है ठाकुरपुरा, जो कि नरोवाल सकरगढ़ के अंदर पड़ती है, वहाँ की डायरेक्शन से एक हेक्साकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। पहले आवाज़ सुनाई दी, फिर जब इन्होंने ऊपर देखा तो हेक्साकॉप्टर जो है वो मूव करता हुआ इंडियन टेरिटरी की तरफ एंटर हुआ। जब ये 250-300 गज 150 से 200 फुट की हाइट के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था, तो नीचे से हमारी पार्टी ने फायर किया इसके ऊपर और इसको मार गिराया। और फिरोजाबाद में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। हालांकि अभी साफ नहीं हो सका है कि उसने आत्महत्या की या फिर उसकी हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक जिस मकान में युवक का शव बरामद हुआ उसमें वो अकेला ही रहता था। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें दक्षिण इलाके के सुहाग नगर की है। स्थानीय लोगों की माने तो शुक्रवार रात को मकान से बदबू आ रही थी, जिसके बाद पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर 20 वर्षीय युवक का शव फंदे से लटका मिला। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। ये तो आज से मिले हैं ना, क्या हुई है हमें खुद नहीं यार, हमें तो बदबू आ रही थी, हमने पानी डाल के देखे नालियों में, पहले फिर कभी बदबू आ रही थी तो हमें घरती में बदबू आ रही थी, मक्खियाँ बना रही थी बहुत। फिर मैंने आप पड़ोस वालों को बोला कि भाई साहब इनमें से कुछ बदबू सी आ रही है और मक्खी बना रही है, तो फिर। और बागपत के लुहारे गांव में खेत में काम कर रहे एक किसान को पड़ोस के दबंगों ने गोली मार दी। उसे गंभीर हालत में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों में खेत को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया। हरदोई के ततियोरा गांव में 2 जून को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारा उसका बेटा ही निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पिता की गलत आदतों और पिता द्वारा पैसे ना देने की वजह से उसने अपने पिता की हत्या कर शव को घर के बाहर नाले में फेंक दिया। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड